सवेरे देखूं तुझको कितना सुंदर रूप है। शाम साझेदारी के प्रकारों में साझेदारी खाते 4 साझेदारी फर्म का विघटन, इसको हम समझाएंगे। साझेदारी फर्म के विघटन से आशय साझेदारों द्वारा आपसी संबंधों को समाप्त करके साझेदारी में काम करना अस्वीकार कर देने से है। ऐसी स्थिति में फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। साझेदारी फर्म के विघटन का अर्थ साझा भंग होने और साझेदारी फर्म के अंत होने में अंतर है। प्राय नए साझेदार के प्रवेश, किसी साझी की मृत्यु या उसके अवकाश ग्रहण करने पर पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि साझेदारी फर्म का भी विघटन हो जाए। साझा भंग होने पर साझेदार प्राय एक नई साझेदारी की स्थापना कर लेते हैं और फर्म उसी प्रकार कार्य करती रहती है। लेकिन साझेदारी फर्म के विघटन से आशय फर्म का अस्तित्व समाप्त होने से है, अर्थात सब साझेदारों में साझेदारी का विघटन हो जाता है। इस प्रकार साझा भंग होने पर साझेदारी फर्म का विघटन आवश्यक नहीं है, लेकिन फर्म का विघटन होने पर साझेदारी अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाती है। निम्न दशाओं में साझेदारी समाप्त होने के साथ साथ फर्म का भी विघटन होना अनिवार्य है। जब सब साझेदार यह तय करें कि फर्म का विघटन कर दिया जाए। नंबर 2, जब सभी साझेदार अथवा एक के अतिरिक्त शेष सभी साझेदार दिवालिया हो जाएं। जब फर्म का कार्य गैर कानूनी हो जाए। ऐच्छिक साझेदारी की दशा में कोई साझेदार अन्य साझेदारों को फर्म को विघटित करने का अपना निश्चय लिखित रूप में सूचित करे, फर्म को भंग करा सकता है। यदि न्यायालय ऐसा आदेश दे तो फर्म के विघटन के ये 5 प्रकार होते हैं। फर्म के भंग होने पर फर्म की संपत्ति को संभालने और बेचने में जितना अधिक समय लगता है, इस अवधि में साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य वही रहते हैं जो पहले थे। यदि फर्म के विघटन के कार्य में अधिक समय लगने की संभावना होती है तो यह कार्य किसी एक साझेदार को सौंप दिया जाता है और उसे इस कार्य के लिए कुछ पारिश्रमिक दे दिया जाता है। यदि फर्म के सब साझेदार दिवालिया हो जाते हैं तो विघटन कार्य एक सरकारी कर्मचारी द्वारा किया जाता है। साझेदारी फर्म के समापन पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48A के अनुसार निम्न नियम लागू होते हैं। फर्म की समस्त हानि पहले लाभ में से, फिर पूंजी में से और अंत में यदि आवश्यक हो तो साझेदारों द्वारा उनके लाभ विभाजन के अनुपात में पूरी की जाएगी। फर्म की समस्त संपत्ति साझियों द्वारा पूंजी की कमी को पूरा करने के लिए दी हुई रकम सहित निम्न प्रकार तथा क्रम में प्रयोग की जाएगी। साझेदारों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों के ऋण चुकाने में, प्रत्येक साझेदार द्वारा अपनी पूंजी के अतिरिक्त फर्म को दिए गए ऋणों को यथा अनुपात चुकाने में, प्रत्येक साझेदार को उसकी पूंजी यथा अनुपात में चुकाने में। इसके पश्चात भी यदि कुछ शेष बचता है तो वह सब साझेदारों में उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा। फर्म के निजी ऋण और फर्म के ऋण और निजी ऋण। फर्म के ऋण पहले फर्म की संपत्ति से चुकाए जाएंगे। यदि फर्म की संपत्ति उसके ऋणों से अधिक हो तो किसी साझी के ऋण चुकाने के लिए शेष रकम में से केवल उस साझी के भाग की रकम का ही प्रयोग किया जा सकता है। किसी साझी की निजी संपत्ति पहले उसके ऋण चुकाने में प्रयोग की जाएगी। निजी ऋणों का भुगतान हो जाने पर यदि कुछ संपत्ति शेष रहती है
तो उसे फर्म के ऋणों को चुकाने के लिए फर्म में लिया जा सकता है। विघटन संबंधी लेखा। फर्म के विघटन पर फर्म की सभी संपत्तियों को बेचकर रोकड़ प्राप्त की जाती है। प्राप्त रोकड़ से सर्वप्रथम विघटन संबंधी व्ययों का भुगतान किया जाता है। शेष रोकड़ फर्म के ऋणों को चुकाने में तथा साझेदारों की पूंजी वापस करने के लिए प्रयोग की जाती है। विघटन पर लाभ अथवा हानि ज्ञात करने के लिए वसूली खाता रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है। बहियों को बंद करने तथा हिसाब चुकता करने के लिए निम्नलिखित किए जाते हैं। नंबर 1, समस्त संपत्ति खातों, रोकड़, बैंक रोकड़ तथा पूंजी खातों की डेबिट बाकी के अतिरिक्त के पुस्तक मूल्य से वसूली खाता डेबिट तथा संपत्ति खाते क्रेडिट किए जाते हैं। इस प्रकार संपत्ति खाते बंद हो जाते हैं यदि किसी संपत्ति के प्रति कोई प्रावधान अथवा संचिति रखी गई हो तो। उन संपत्तियों की कुल रकम वसूली खाते में डेबिट की जाती है तथा प्रावधान अथवा संचिति की रकम वसूली खाते में क्रेडिट की जाती है। उदाहरण के लिए देनदारों की कुल रकम से वसूली खाता डेबिट किया जाएगा और अप्राप्त ऋण खाते की रकम क्रेडिट की जाएगी। संपत्ति की बिक्री द्वारा प्राप्त रकम से रोकड़ खाता डेबिट तथा वसूली खाता क्रेडिट किया जाता है। यदि कोई संपत्ति किसी साझेदार द्वारा क्रय कर ली जाती है तो उसके मूल्य से साझेदार का पूंजी खाता डेबिट तथा वसूली खाता क्रेडिट किया जाता है। वसूली व्यय की रकम से वसूली खाता डेबिट तथा रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाता है। विघटन का कार्य करने के लिए यदि किसी साझेदार को पारिश्रमिक दिया जाता है तो पारिश्रमिक की रकम से वसूली खाता डेबिट तथा उस साझेदार का पूंजी खाता क्रेडिट किया जाता है। यदि फर्म के लेनदारों अथवा ऋणों का पूर्ण भुगतान किया जाता है तो उन्हें वसूली खाते में अंतरित नहीं करना चाहिए। भुगतान करने पर लेनदारों अथवा ऋण खाते डेबिट तथा रोकड़ खाता क्रेडिट कर दिया जाता है। यदि लेनदारों का भुगतान करने पर कुछ छूट मिल जाती है तो लेखा करने की 2 विधियां हैं। लेनदारों की कुल रकम वसूली खाते में अंतरित कर दी जाती है। इसके लिए लेनदार खाता डेबिट तथा वसूली खाता क्रेडिट किया जाता है। भुगतान करने पर भुगतान की वास्तविक रकम से वसूली खाता डेबिट और रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त छूट की रकम वसूली खाते में क्रेडिट हो जाती है। लेनदार खाता वसूली खाते में अंतरित नहीं किया जाता। भुगतान करने पर कुल रकम से लेनदार खाता डेबिट, भुगतान की रकम से रोकड़ खाता क्रेडिट तथा अंतर से वसूली खाता क्रेडिट कर दिया जाता है। यदि लेनदार का भुगतान करने पर उनके पुस्तक मूल्य से कुछ अधिक रकम देनी पड़ती है तो अधिक रकम वसूली खाते के नाम की ओर लिख दी जाती है। यदि कोई साझी किसी दायित्व के चुकाने का भार अपने ऊपर लेता है तो दायित्व खाता डेबिट तथा साझेदारों का पूंजी खाता क्रेडिट कर दिया जाता है। उपरोक्त लेखा करने के पश्चात वसूली खाते का अंतर वसूली होने पर लाभ अथवा हानि प्रकट करता है। लाभ होने पर वसूली खाता डेबिट तथा साझेदारों के पूंजी खाते उनके लाभ विभाजन अनुपात में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। हानि होने पर साझेदारों के पूंजी खाते डेबिट तथा वसूली खाते क्रेडिट किया जाता है। यदि साझेदारों ने फर्म को कोई ऋण दिया हो तो ऋण का भुगतान करने पर ऋण खाता डेबिट तथा रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाता है। यदि किसी साझेदार के पूंजी खाते की डेबिट बाकी हो तो उसके ऋण की रकम उसके खाते में अंतरित कर दी जाती है। साझेदारों के चालू खाते होने पर उन्हें पूंजी खातों में अंतरित कर दिया जाता है। आर्थिक चिट्ठे में कोई संचिति अथवा अवितरित लाभ होने पर उसे साझेदारों के पूंजी खाते में उनके लाभ वितरण अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है। अब यदि किसी साझेदार के
पूंजी खाते की डेबिट बाकी होती है तो वह रकम उसे फर्म को देनी होती है। प्राप्त रकम से रोकड़ खाता डेबिट और उस साझेदार का पूंजी खाता क्रेडिट किया जाता है। अब साझेदारों के पूंजी खाते का शेष और रोकड़ शेष बराबर होंगे। साझेदारों की पूंजी का भुगतान करने पर पूंजी खाते डेबिट और रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाएगा। इस प्रकार सब खाते बंद हो जाएंगे। पुनर्मूल्यांकन खाता और वसूली खाते में अंतर। स्थिति 1, यह नए साझेदार पुराने साझेदार के अवकाश अथवा मृत्यु की स्थिति में बनाया जाता है। यह साझेदारी फर्म के समापन की स्थिति में बनाया जाता है। लेखा, इसमें संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि का लेखा किया जाता है। इसमें संपत्तियों और बाह्य दायित्वों के हस्तांतरण का लेखा किया जाता है। इसके पश्चात संपत्तियों को बेचने और दायित्वों का भुगतान के लेखे होते हैं। लाभ हानि, यह खाता संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लाभ हानि को दर्शाता है। यह खाता संपत्तियों के बिक्री और दायित्व के भुगतान पर होने वाले लाभ हानि को दर्शाता है। चिट्ठा, संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के पश्चात नया चिट्ठा बनाया जा सकता है। इस खाते के पश्चात चिट्ठा बनाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। विघटन पर एक अथवा अधिक साझेदारों का दिवालिया होना। साझेदारी फर्म का विघटन होने पर यदि किसी साझेदार की पूंजी खाते की डेबिट बाकी होती है तो उसे वह रकम रोकड़ी फर्म को देनी होती है। अन्य साझेदारों की पूंजी वापसी की जा सकती है। यदि कोई साझेदार अपनी पूंजी की कमी की रकम देने में असमर्थ होता है तो ऐसे साझेदार को दिवालिया साझेदार कहते हैं। इस स्थिति में शेष साझेदारों की पूंजी का पूरा भुगतान नहीं हो सकता है। साझेदारी विधान के अनुसार प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। अतः किसी साझेदार के दिवालिया होने के कारण फर्म की संपत्ति में जो कमी होती है वह सोच समझ साझेदारों को पूरी करनी पड़ती है। अब यहाँ पे एक नियम है गार्नर बनाम मर्रे विवाद। एक फर्म में 3 साझेदार थे, गार्नर, मर्रे और विल्किंस। ये समान साझेदार थे परंतु उनकी पूंजी असमान थी। उनमें कोई लिखित साझेदारी संलेख नहीं था। जून 1900 में उनकी फर्म का विघटन हो गया। फर्म की संपत्ति को बेचकर लेनदारों का भुगतान कर दिया गया। विघटन के पश्चात उनकी स्थिति निम्नलिखित थी। गार्नर की पूंजी 2500, मर्रे की पूंजी 314, नकद 1916 थे। विल्किंस की पूंजी 263, वसूली पर हानि 635 पाउंड की थी। विल्किंस दिवालिया हो गया और अपने हिस्से की वसूली की हानि तथा पूंजी की कमी के प्रति कुछ भी देने में असमर्थ था। विल्किंस हिस्से की हानि तथा उसके पूंजी की कमी को बांटने पर गार्नर व मर्रे में मतभेद था। गार्नर चाहता था कि अन्य हानियों की भांति यह हानि भी लाभ विभाजन के अनुपात में बांटी जाए, परंतु मर्रे का कहना था कि यह पूंजी संबंधी हानि है अतः पूंजी के अनुपात में बांटा जाए और इस विवाद को लेकर गार्नर और मर्रे के बीच मुकदमा चला। मुकदमे का निर्णय सन नवंबर 1903 में न्यायाधीश जॉयस ने निम्न निर्णय दिए। उन्होंने कहा था वसूली पर होने वाली हानि को लाभ हानि अनुपात में बांटा जाए तथा दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को वसूली की हानि सहित सोच समझ साझेदारों में उनके पूंजी के अनुपात में बांटा जाए, लाभ हानि विभाजन अनुपात में नहीं। इसके लिए यह तर्क दिया गया था कि यह पूंजी संबंधी हानि और व्यापारिक तथा वसूली की हानि से भिन्न है, अतः इसे पूंजी के अनुपात में विभाजित करना चाहिए। लाभ हानि अनुपात तो केवल व्यापारिक हानियों का वितरण करने के लिए होता है। सोच समझ साझेदारों की पूंजी का अनुपात निकालने के लिए कौन सी पूंजी ली जाए, इस संबंध में निर्णय दिया गया कि विघटन से पूर्व अंतिम आर्थिक चिट्ठे में दी हुई पूंजी के आधार पर
पूंजी का अनुपात निश्चित किया जाए। इस संबंध में यह जान लेना आवश्यक है कि साझेदारों की पूंजी स्थायी अथवा परिवर्तनशील। अब गार्डनर बनाम मर्रे के नियम के अनुसार सभी लोग इसमें एकमत नहीं हैं। निर्णय के अनुसार सोच समय साझेदारों को अपने हिस्से की वसूली की हानि नकद रोकड़ लाकर पूरी करनी पड़ती है। इस निर्णय के समर्थक हेतु इसके पक्ष में तर्क प्रस्तुत है कि वसूली की हानि पूंजी खाते में डेबिट करने से पूंजी में परिवर्तन हो जाता है, अतः वसूली की रकम सोच समय साझेदार द्वारा नकद लाने पर वह उनके पूंजी खाते में क्रेडिट कर दी जाती है। इस प्रकार उनकी पूंजी अपरिवर्तित रहती है। लेकिन यह बात उचित प्रतीत नहीं होती। जिन साझेदारों की पूंजी खाते का क्रेडिट शेष हो वे वसूली की हानि नकद में लाएं और फिर इसको निकाल लें। दूसरे यह भी संभव हो सकता है कि किसी साझेदार की कुल पूंजी व्यापार में लगी हो, वह अपने हिस्से की वसूली की हानि को नकद लाने में असमर्थ हो। इसी कारण आजकल इस नियम का दृढ़ता से पालन नहीं किया जाता, अर्थात सोच समय साझेदार वसूली की हानि नकद नहीं लाते। यह निर्णय सोच समय साझेदार की व्यवसाय में लगी पूंजी को उसकी निजी पूंजी से अधिक महत्व देता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी साझेदार ने विघटन से पूर्व व्यापार से अपनी पूंजी निकालनी हो अथवा उसके पूंजी खाते का डेबिट शेष हो तो निर्णय के अनुसार उसे इस हानि को सहन नहीं करना पड़ेगा। इसके विपरीत जिस साझेदार की व्यापार में अधिक पूंजी लगी हो उसे अधिक हानि सहन करनी होगी। अतः यह निर्णय न्यायोचित नहीं है। अब आता है कि क्या गार्डनर बनाम मर्रे नियम में भारत में लागू होता है। इस संबंध में यह बात महत्वपूर्ण है कि अब तक भारत के किसी भी न्यायालय ने इस नियम के विरुद्ध निर्णय नहीं दिया है, अतः इस नियम के भारत में प्रयोग होने पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती। साझेदारी संलेख में यह निश्चय किया जा सकता है कि सोच समय साझेदार दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को अपनी पूंजी के अनुपात में पूरा करेंगे अथवा अपने लाभ वितरण अनुपात में। व्यवहार में प्राय गार्डनर बनाम मर्रे के नियम का आंशिक रूप से पालन किया जाता है, अर्थात सोच समय साझेदार दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी की पूर्ति अपनी पूंजी के अनुपात में ही करते हैं, लेकिन वसूली की हानि को नकद नहीं लाते। यदि पेपर परीक्षा के अंदर इस नियम के बारे में अभाव दिखाई देता है तो छात्रों को गार्डनर बनाम मर्रे के नियम का ही पालन करना चाहिए।